हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बेबुनियाद दावा। दोस्तों, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बताएंगे। आतंकियों को लेकर उल्टा भारत पर ही आरोप लगाया है, साथ ही साथ बताएंगे। भारत में ईवीएम पर विवाद के बीच अब ईवीएम के सपोर्ट में कूदे इमरान खान, भारत को लेकर कही बात। साथ ही साथ सीएए पर भारत को उपदेश देने पर भड़के हरीश साल्वे, कहा क्या अमेरिका फलस्तीनियों को देगा नागरिकता, जैसी बयान कर रहा है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है, बदलाव किया गया है। दोस्तों बताएंगे 4 जून को नहीं बल्कि इतने जून को घोषित होंगे वहां के रिजल्ट्स, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत टीटीपी आतंकियों को कर रहा फंडिंग, हमारे पास है सबूत। जी हां, पाकिस्तान का ये बेबुनियाद दावा उगला भारत को लेकर जहर। बता दें, आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के लिए जब आतंकी भस्मासुर बनने लगे हैं तो वो इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराने लगा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत आसिफ दुर्रानी ने इस प्रोपेगेंडा के तहत भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाया है। दुर्रानी ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद इस बात के सबूत हैं कि भारत प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगान प्रतिनिधियों के माध्यम से धन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुर्रानी ने शनिवार को अफगान शांति प्रक्रिया पर इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में यह बात कही है। इतना ही नहीं, दुर्रानी ने कहा है कि अनुमान है कि 5000 से 6000 टीटीपी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में शरण ले रखी है। अगर इसमें हम उनके परिवारों को शामिल करें तो यह संख्या 70,000 तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित टीटीपी के साथ पाकिस्तान की शांति वार्ता अतीत में इसलिए विफल रही क्योंकि आतंकवादी समूह ना तो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था और न ही पाकिस्तान के संविधान के प्रति निष्ठा रख रहा था। जी हाँ दोस्तों, दुर्रानी ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह स्पष्ट है कि कोई और उनके यानी रखरखाव के लिए भुगतान कर रहा था। टीटीपी आतंकवादियों के रखरखाव के लिए भुगतान कर रहा था क्योंकि अंतरिम अफगान सरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिदिन का खर्च वहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि बातचीत में गतिरोध का तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि टीटीपी अपने जघन्य अपराधों के लिए कानून का सामना नहीं करना चाहता था। इसमें पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ भीषण हमला भी शामिल था। यानी कि दोस्तों, अब जब पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब हुआ है आतंकवादियों को लेकर, तो क्यों ना वो भारत जो आज तरक्की कर रहा है उसका नाम खराब कर देते हैं ये बयान देकर, और भारत पर आतंकवादियों को पालने पोषने का बयान देकर झूठा आरोप लगा करके भारत को बदनाम करते हैं। और यही चीज आज पाकिस्तान कर रहा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान आज वो देश है जो आतंकवादियों को पाल पोस कर गर्त में जा चुका है और आज वही आतंकवादी पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। और जब लगातार हमले की खबर पाकिस्तान में हो रही है तो वो अब उन हमलों से बचने के लिए उन हमलों में भारत को सम्मिलित होने का झूठा आरोप लगा करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। बहरहाल दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर। वैसे भी उसकी हालत पतली हो चुकी है लेकिन अपने बर्ताव से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत में विवाद के बीच ईवीएम के सपोर्ट में कूदे इमरान खान, कहा पाकिस्तान में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो धांधली नहीं होती। जी हां, भारत में जहां ईवीएम से चुनाव करवाने पर सवाल उठते रहते हैं तो वहीं पाकिस्तान में इसके जरिए चुनाव की मांग उठी है। इस मांग को उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती तो धांधली के सभी मुद्दे 1 घंटे में हल हो गए होते। इमरान खान ने पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने आदियाला जेल में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ईवीएम का जिक्र किया। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने भी इमरान खान की तस्वीर के साथ उनके बयान पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों के साथ बातचीत में इमरान खान ने कहा अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रही होती तो धांधली की समस्याओं को 1 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया होता। तो वहीं दोस्तों, जहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे वहां पर उनको पता चल रहा है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए था क्योंकि बिना ईवीएम के धांधली पॉसिबल है। वहीं अगर अब जब भारत में ईवीएम से वोटिंग हो रही है दोस्तों तो भारत के विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं, चुनाव कमीशन को घेरने में लगे हैं कि ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है, ईवीएम से ही धांधली होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। बहरहाल भारत के विपक्षियों को आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो ईवीएम जैसे निष्पक्ष मशीन को पक्षपात का आरोप लगा करके हटाने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या अमेरिका फलस्तीनियों को देगा नागरिकता, सीएए पर भारत को उपदेश देने पर भड़के हरीश साल्वे। आपको बता दें, जाने माने वकील हरीश साल्वे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर अमेरिका की गई हालिया टिप्पणियों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूएस को इस मामले में चुप रहने की आवश्यकता है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सीएए के संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही कहा था कि अमेरिका की सरकार इस पर बारीकी से नजर रखे हुए। इसको लेकर साल्वे ने अमेरिकी रुख की आलोचना की और सवाल भी उठाया। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू
इंटरव्यू में देते हुए कहा कि क्या अमेरिका दुनिया भर में पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए अपने बॉर्डर खोलेगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान के अहमदिया, म्यांमार के रोहिंग्या या उन गरीब फलस्तीनियों को खुली नागरिकता देगा जिन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो अमेरिका को भारत के मामले में चुप रहना चाहिए, फिर भारत को सीएए पर बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीएए नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। और ये बात अमेरिका को समय रहते समझ जाना चाहिए और इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, हरीश साल्वे जी के इस बयान का क्या आप पूरा समर्थन करेंगे? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, सेमीकंडक्टर का हब बनेगा अपना भारत। देश में 3 प्लांट के साथ मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति। जी हाँ, बता दें, भारत में पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर का नाम खूब सामने आ रहा है। सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। भारत में बहुत जल्द मल्टी बिलियन डॉलर यानी अरबों रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स लगेंगे। सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट में से 2 प्लांट गुजरात के धोलेरा और साणंद में और 1 सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मोरीगांव में खोले जाने हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर संयंत्रों की आधारशिला रख दी है। भारत में दशकों से अपार क्षमताएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी हमारा देश एक संपन्न प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र से कहीं ना कहीं वंचित रहा है और अब ये वंचितता दूर होने वाली। ऐसे में मेरा भारत महान कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल में हिंदू राष्ट्र या लोकतंत्र क्या है भारत के लिए फायदेमंद? एक्सपर्ट ने बताया ऐसे रुकेंगे चीन के कदम। जी हाँ, भारत के दोस्त और पड़ोसी नेपाल के लिए पिछले कुछ दशक उथल पुथल भरे रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से स्थिरता नहीं आई है। समय समय पर यहाँ हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग भी उठती रहती है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। पूर्व राजनायक सुखदेव मुनि ने द डिप्लोमेट के साथ बातचीत में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नेपाल में राजशाही की वापसी चीन को रोकने का अच्छा साधन हो सकता है। नेपाल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद देगी। एसडी मुनि से जब इस बारे में पूछा गया कि नेपाल कई बार चीन की ओर झुकता रहा है, फिर भी भारत में एक पक्ष उसका समर्थन क्यों करता है, इस पर उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से भारत नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से नेपाल की राजशाही कभी भी संवैधानिक नहीं रही। 1960 से ही ये निरंकुश रही है। यही कारण है कि ये संसदीय लोकतंत्र के साथ नहीं चल सकी। उन्होंने भी बताया कि भारत के साथ संतुलन बनाने के लिए नेपाल की राजशाही अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के साथ लेती रही है। ये माना जा रहा है कि पारंपरिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र चीन के बढ़ते कदम को रोक सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल में राजशाही हमेशा भारत में बीजेपी शासन के साथ मित्रवत रही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र या फिर लोकतंत्र क्या है भारत के लिए फायदेमंद? देखते हैं क्या देती है जवाब भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इस्लामोफोबिया पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को कश्मीरी एक्टिविस्ट ने दिखाया आईना। शियाओं के लिए खतरनाक जगह है पाकिस्तान। जी हाँ, इस्लामिक दुनिया में खुद को अहम दिखाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को कश्मीरी कार्यकर्ता ने आईना दिखा दिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में के 55वें सत्र में कश्मीरी कार्यकर्ता जावेद बेग ने पाकिस्तान में मुसलमानों की स्थिति की पोल खोल दी है। बेग ने पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों की बदहाल स्थिति के लिए पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरानों को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान को शियाओं के लिए खतरनाक जगह बताया। बेग ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में शिया पश्तूनों की गंभीर स्थिति की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति की तुलना कश्मीर में देखी गई प्रगति से भी की है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ट्रंप की धमकी पर हंगामा, बाइडेन ने क्या दिया जवाब? कहा मैं चुनाव नहीं जीता तो देश में होगा खून खराबा। जी हाँ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी है कि अगर नवंबर में होने वाले चुनाव में उनकी जीत नहीं होती है तो देश में खून खराबा होगा। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ओहायो के डेटॉन में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अब की बार अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो कम से कम सभी के लिए खून खराबा होगा। कम से कम ये होने जा रहा है, पूरे देश के लिए ये रक्तपात होने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये चुनाव नहीं जीता गया तो मुझे भरोसा नहीं है कि आप आगे कोई और चुनाव देख सकेंगे। इतनी बड़ी धमकी दी है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में खूनी स्नान वाला ट्रंप का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की प्रचार टीम ने एक बयान जारी करके ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि वो यानी ट्रंप एक और 6 जनवरी चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी लोग उन्हें इस नवंबर में एक और चुनावी हार देने जा रहे हैं। लोग उनके उग्रवाद, हिंसा से प्यार और बदला लेने की उनकी प्यास को अस्वीकार करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून की बजाय 2 जून को होंगे घोषित। ईसीआई ने काउंटिंग डेथ किया संशोधित। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनावों में काउंटिंग की नई डेट का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद काउंटिंग 2 जून को होगी। पहले यह काउंटिंग लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ होनी थी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जी हां, समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी की एमपी एमएलए कोर्ट ने वजीरगंज पुलिस थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने हिंदू भावनाओं को
आहत करने के लिए पूर्व सपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।